तो मरीज होश में है या उसके ब्रेन में कितनी इंजरी हुई है। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी पे। ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। मैं स्ट्रोक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की बात कर रहा हूं। ट्रॉमेटिक मतलब किसी चीज से चोट लगना। बहुत ही अच्छा वीडियो है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे देखने की तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि लोग देख रहे हैं, रिस्पॉन्स भी मेरे पास अच्छा आ रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो किसी पेशेंट को, अब यहाँ जो बात कर रहे हैं जीसीएस की, ग्लासगो कोमा स्केल की, कोई भी पेशेंट आइदर इट इज बाय स्ट्रोक, सिनकोप या ब्रेन इंजरी, किस लेवल तक की हुई है और एक रफली हम कैसे एसेस करेंगे कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप लोग ये वीडियो देखते हैं, स्टार्टिंग में ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लिया करिए, हो सके तो शेयर कर लिया करिए और उसको सब्सक्राइब कर दिया करिए और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी समय नहीं जाता है, मुश्किल से हार्डली से इट टेक्स ओनली 5 to 10 seconds, दैट्स ऑल, बट इट इज वेरी बेनिफिट फॉर द पीपल, फॉर द टीम हु आर मेकिंग द वीडियो फॉर यू। ओके, चलो शुरू करते हैं। जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। बेटा ग्लासगो कोमा स्केल जो है, इसको 1970 से यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इसको यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम जो पेशेंट हमारे पास आया है, आइदर इट इज बाय स्ट्रोक, आइदर इट इज बाय ब्रेन इंजरी, और किस लेवल की इंजरी हुई है, वो हम पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पर वैसे भी आपके पास लिखा हुआ है, इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टूल वाइडली यूज्ड सिंस 1970s टू रफली assess an injured person लेवल ऑफ ब्रेन डैमेज। तो कितना उसके लेवल ऑफ ब्रेन डैमेज हुआ, बाद में तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे ही, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब चीज तो करेंगे ही, लेकिन इमिडिएटली जब तक सिटी स्कैन या एमआरआई ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तब तक एक रफली असेसमेंट हम लोग करते हैं। और असेसमेंट इसलिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को हमको किस लेवल पे ट्रीट करना है, अभी वो आप समझेंगे उसको। ठीक है, पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या होगा ये अपने को मालूम करना। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैटेगराइज कर लेते हैं कि पेशेंट का जो हेड इंजरी हुई है वो कितने लेवल की उसको हेड इंजरी हुई है और उसको कैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो बेटा ग्लासगो कोमा स्केल में हम लोग 3 चीजों की बात करेंगे जब हम पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए। उसकी आई ओपनिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग भी करते हैं, पेशेंट को मार्क देते हैं। इट टेक्स ओनली, हार्डली इट टेक्स ओनली 1 मिनट। ये 1 मिनट का काम है, पढ़ाने में भले तुम्हें 15 मिनट लग जाए, लेकिन ये 1 मिनट का काम है, और ध्यान से सुन लोगे तो पूरा रट्टम मट्टम रट्टम पट्टम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसकी जो हम लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मार्किंग करते हैं, दैट इज 3 to 15। ठीक है, 3 मतलब होता है पेशेंट एकदम किस पे चला गया है, कोमा में चला गया है, या पेशेंट को बहुत सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है। 15 मतलब होता है कि पेशेंट मस्त है, मस्ती में मस्त है। ठीक है, तो उसको ज्यादा अपने को मतलब बहुत ही हैवी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये 3 to 15 हम लोग इसकी रैंकिंग करते हैं, इसको हटा रहे, अदरवाइज ये गंदा लगेगा बीच में। चलो अब हम लोग बात करते हैं हाउ ग्लासगो कोमा स्केल वर्क्स। तो जैसे ही पेशेंट आया, ठीक है, उसकी आई ओपनिंग देखेंगे, उसका वर्बल रिस्पॉन्स देखेंगे, उसका मोटर रिस्पॉन्स देखेंगे। तो आई ओपनिंग पहले चलते हैं बेटा, ये मार्किंग है, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ऐसे तुम मार्किंग करते चले जाओगे पेशेंट की। ठीक है, सो स्पॉन्टेनियसली आई ओपन, जैसे पेशेंट आया, हाँ भाई क्या नाम है, क्या नाम, खट से आग उसने खोला। ठीक है, या फिर जैसे ही आपने पूछा, हाँ भाई क्या नाम है, कहां से आए हो, खट से वो आग अपनी खोलेगा, तो बेटा फुल मार्क्स। ठीक है, यहां पर क्या है, आईज ओपन टू वर्बल कमांड, मतलब उसको वर्बल कमांड देंगे, क्या नाम है तुम्हारा, XYZ, कहां से आए हो, 000 हाउस नंबर से। ठीक है, तो यहां पर वर्बल कमांड से जब अगर आईज खोल रहा है तो हम कितना मार्क्स देंगे, 3 मार्क्स। जब आंख वो खोल रहा पेनफुल स्टिमुलाई से, पेनफुल स्टिमुलाई मतलब होता है, अब ऐसा क्या होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा कि पेशेंट चिकोटी काटते थे, हाँ क्या नाम है, क्या नाम है, ऐसे नहीं करना है। ये जो स्टर्नम है ना, इस पे ये जो आपका नकल से, इस नकल को ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, दबाते हैं, तो ये मतलब काफी पेनफुल होता है, अपना करके देखना।
तो अगर उस पेनफुल स्टिमुलाई से पेशेंट आंख खोल रहा है तो कितना मार्क्स देंगे? 2 मार्क्स देंगे। और तुम कुछ भी कर लो, डांट लो, डपट लो, बोलो कि कुछ भी कर लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा इवन आफ्टर द पेनफुल स्टिमुलाई ऑल्सो, तो आप कितना नंबर देंगे? 1। जीरो मत दे देना, जीरो मतलब अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक है, नाउ ये आई ओपनिंग तुमने देख ली। अब सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, तुमने देखा कि जब हम पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं तब पेशेंट आंख खोल रहा है, तो आई ओपनिंग में तुमने 2 कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वर्बल रिस्पॉन्स। पेशेंट एकदम ओरिएंटेड है, चोट तो लग के आई है, हेड इंजरी उसकी हुई है, सर से उसकी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन पेशेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, तुमने उससे जैसे कोई भी हल्का सा सवाल पूछा, हाँ भाई कैसे एक्सीडेंट हो गया, तो खटाक से जवाब देगा कि सामने से बाइक आ रही थी, हम लड़ गए उससे। तो ओरिएंटेड एंड कन्वर्सेशन मतलब बात कर रहा था, 5 नंबर दोगे। डिसओरिएंटेड मतलब कि उसको अपने एनवायरनमेंट का और जो उसके साथ घटना घटी है उसकी मेमोरी का उसको कोई मालूम नहीं है, बस चोट लगी है, सर से ब्लीडिंग हो रही, हो सकता है ब्रेन में जर्क हुआ। मैंने बहुत डिटेल बात करी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो पेशेंट क्या है? डिसओरिएंटेड है, और डिसओरिएंटेड है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, सॉरी कहाँ गया, बात कर रहा है, तो आप कितना मार्क्स देंगे? 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, तीसरा वो क्या कर रहा है? इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है। इनएप्रोप्रिएट वर्ड मतलब कि जो वर्ड जो है वो, अब बोलो कि बाइक से लड़ गए, बाइक से लड़ गए, है ना, वेदर कार ने मार दिया। ठीक, इनएप्रोप्रिएट वर्ड। या फिर तुम कुछ पूछोगे, रोने लगेगा, तो कितना मार्क्स दोगे? 3 मार्क्स। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड मतलब कि अब यहाँ पर वो जो आवाज निकाल रहा है आपके सवाल पूछने से, जो वर्बल रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कैसे लग गया? कैसा एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? तो कभी कभी आप कान के पास जाके बोलते क्या नाम है तुम्हारा? इनकॉम्प्रिहेंसिव हैंसिबल मतलब होता है कि ना समझ में आने वाला साउंड निकाल रहा हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और फाइनली तो क्या है? नो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मान लो कि पेशेंट को तुमने 3 दे दिया, यहाँ पर ही इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है या उसकी रो रहा है सवाल पूछने से। ठीक है, नो मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स तो हाथ हिलाओ, आंख फड़फड़ाओ, मुंडी हिलाओ, गुड। 6 नंबर लोकलाइजेस टू पेन, है ना। अच्छा बताओ, अब यहाँ तुम प्रेस करोगे, हाँ बताओ कहाँ, कौन सा हाथ में दबा रहे हैं, तो बोलेगा राइट हैंड में, वेरी गुड, 5 नंबर। ठीक है, फ्लेक्शन विथड्रॉल। फ्लेक्शन विथड्रॉल, फ्लेक्शन मतलब ये होता है बेटा, फ्लेक्शन विथड्रॉल मतलब ये होता है कि जैसे ही तुम मतलब हाथ को ऐसे करोगे वैसे वो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, जैसे ही तुम उसको कुछ भी सवाल पूछोगे, सॉरी क्या बोलते हैं, जैसे तुम पेन दोगे ना, जैसे तुम ऐसे पकड़े, यहाँ पर तुम ऐसे पेन दे रहे हो, यहाँ पर तुम ऐसे करके दबा रहे हो, तो हाथ दूर करेगा, ये मोटर रिस्पॉन्स हुआ उसका। फ्लेक्शन विथड्रॉ मतलब दूर करेगा, सॉरी मतलब सॉरी। ठीक है, फ्लेक्स मतलब कैसे पास, जैसे तुम ऐसे दबाओगे ऐसे करके खींच लेगा। ठीक है, इधर तुम ऐसे करके कान करोगे तो ये तो बाहर हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ऐसे ऐसे खट से खींच देगा। ठीक है, फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन, इस पे अभी हम बात करेंगे आगे चल के। एबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन यानी कि एक फ्लेक्शन होगा, पूरी बॉडी ही फ्लेक्स होगी, और एक एक्सटेंड होगी। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक तो है नो रिस्पॉन्स, तो समझ लो, मान लो कि इस पर तुमने 4 नंबर दिया, प्लस 4 दिया, 4 मतलब फ्लेक्शन विथड्रॉल, यानी कि तुम ऐसे करके हाथ वो करो तो ऐसे करके अपनी ओर खींचेगा, टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ऐसे करके खींचेगा। तो मान लो तुमने 4 नंबर दिया, अब इसका स्कोर निकाल लो, 3 2 5 4 9, 9 तुमने इसका स्कोर क्या कर दिया बेटा? दे दिया। यानी कि ये पेशेंट जो है, ठीक है, 2 नंबर आइज तो खोल रहा है दर्द में, 3 नंबर इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, और 4 नंबर यहाँ तुमने दिया है फ्लेक्शन विथड्रॉल कर रहा है। तो तुम्हारा टोटल जीसीएस कितना आया? 9 आया स्कोरिंग में। ठीक है, हमने क्या कहा था? 3 to 15 है, 15 तो मतलब 4 5 4 9 6 15, ये तो मतलब टनाटन है। अब ये 9 है, अब इससे ये डिसीजन होगा कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या होगा, उसका लाइन ऑफ मैनेज, इधर हट जाता हूँ, ठीक है, उसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इससे डिसाइड कर लेते हैं। गॉट द पॉइंट। चलो अब हम बात करेंगे डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग और डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग की। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है, क्योंकि मेरे पास तो कंप्यूटराइज बोर्ड है नहीं, इसको मुझे रब करना होगा, तो रब करना होगा बेटा, तो इसको हम लोग अभी तुरंत
करते हैं। ओके, हटा दूं, पॉज करके लिख लेना। चलो, अब मोटर रिस्पॉन्स पे क्या था, डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, डीकॉर्टिकेट कॉर्टिकेट पोस्चरिंग, ठीक है। इसको तुमने कितने नंबर दिए थे, 6, 5, 4, 3, 3 नंबर दिए थे, ठीक है। और जिसको तुमने 2 नंबर दिए थे, दैट वाज डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग। ये दोनों क्या चीज है, ये समझ लोगे तो धन्य हो जाओगे। और तुम 1 मिनट के अंदर ये बता सकते हो कि इसको फलाने आईसीयू में ले चलो, या इसको जनरल वार्ड में ही रखो, या इसको ओपीडी से ही भेज दो, इतनी बड़ी ब्रेन इंजरी नहीं हुई है, ठीक है। तो बेटा डीकॉर्टिकेट जो ये है, क्या होता है, पोस्चरिंग है, ये किससे होती है, रिजल्ट ऑफ टीबीआई यानी ट्रॉमेटिक बोन इंजरी, स्ट्रोक यानी कि सीवीए हो गया है, ठीक है, और ब्रेन इंजुरी। एक तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी होती ना, और एक मैंने वो भी वीडियोस बनाई थी आपके लिए, क्या बोलते हैं ये, सेरिब्रल हैमरेज वाला, इस्केमिक सेरिब्रल हैमरेज, ठीक है, ये भी मैंने बनाई थी आपके लिए। तो ये ब्रेन इंजुरी, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें आर्म्स बेंट एट द एल्बो, यानी आर्म्स क्या हो जाता है, एल्बो की वजह से बेंट हो जाता है, इनवर्ड, ड्रॉन इनवर्ड एंड हेल्ड अगेंस्ट द चेस्ट। तो अगर हम यहाँ आर्म्स की बात करें तो आर्म्स क्या हो जाता है, आर्म्स इज बेंट टू द एल्बो, बेंट टू द एल्बो, पहली बात, ठीक है। नंबर टू क्या है, ड्रॉन इनवर्ड, अंदर की ओर चला आता है, एंड हेल्ड अगेंस्ट द चेस्ट, ये तो हाथ की बात हो गई, हेल्ड अगेंस्ट द चेस्ट, ठीक है। तो आर्म्स क्या हो गए, बेंट हो गए, एल्बो मुड़ गई, और किधर आ गई, चेस्ट की ओर। ये पोस्चर है जब हम नंबर 3 उसको देते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स जब देते हैं तब, ठीक है। चलो अभी हम उसको ही बताएंगे, क्या होता है कैलकुलेशन, कितना कितना मार्क्स आता है उसमें भी कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है। अब बेटा हैंड्स की बात करते हैं इसकी, ठीक है। द रिस्ट और फिंगर, रिस्ट एंड फिंगर्स आर often bent and clenched fist, ठीक है, clenched fist। तो क्या हो गया, रिस्ट क्या है, बेंट है, फिंगर्स क्या है, क्लेंच है, ठीक है, क्लेंच है, ठीक। चलो लेग्स का क्या हाल होगा, लेग्स बेटा बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा रहेगा, ठीक है, जैसे स्टूपर में नहीं होता है, हेल्ड स्ट्रेट, STARIGST, एंड फीट्स इनवर्ड, यानी कि पैर ऐसे सीधा रहेगा, लेकिन सपोज मान लो ये फीट है, फीट क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी, ठीक है, डीकॉर्टिकेट। नाउ डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग मतलब क्या होता है बेटा, कि यहां पर ये ब्रेन स्टेम के डैमेज को बताता है, ब्रेन का स्टेम डैमेज हो गया, ठीक है। ब्रेन स्टेम जब डैमेज होगा बेटा तो लेग्स क्या होंगे, एक्सटेंडेड, लेग्स एकदम सीधे हो जाएंगे, हालांकि सीधे यहां भी थे, लेग्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटेंडेड एंड रिजिड, मोड़ ही नहीं पाओगे, उपार ले जो उपारना है, एंड रिजिड, ठीक है। आर्म्स भी क्या हो जाएंगे, एक्सटेंडेड, आर्म्स विल बी ऑल्सो एक्सटेंडेड, ठीक है, रिजिड, ये भी रिजिड हो जाएंगे, एंड रोटेट, ठीक है, ये आर्म्स क्या हो जाएंगे, रोटेट इनवर्ड टुवर्ड्स द बॉडी, रोटेट इनवर्ड्स टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। रिस्ट एंड फिंगर्स, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये, दिख रहा है, रिस्ट एंड फिंगर्स फ्लेक्स्ड, फ्लेक्शन हो जाएगा, एंड कर्ल्ड, मुड़ जाएगी, कर्ली हेयर जैसे हो जाएगी, ठीक है। नेक
एंड हेड, नेक एंड हेड क्या हो जाएंगे, आर्च्ड बैकवर्ड। जो नेक होगा ये ऐसे, इसका ये जो दिख रहा है, इसका ये जो आर्च है ये ऐसे बैकवर्ड की ओर हो जाएगा। तो नेक क्या हो जाएगी, आर्च्ड, एंड हेड विल बी बैकवर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने जो उसमें बात करी थी मोटर रिस्पॉन्स पे, जिसमें डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग और डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग, इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो अब इंटरप्रिटेशन करेंगे स्कोर्स की। इसको पॉज करके आप लिख लेना। चलो, नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर्स। अब इंटरप्रिटेशन करना है ना, तुम्हें मार्क्स कैसे कैसे मिले हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो भी स्कोर मिला है, तो बेटा यहां पर एक होता है क्या बोलते हैं, माइल्ड ट्रोमैटिक बोन इंजरी मान लो, सॉरी मान क्या लो, मॉडरेट ट्रोमैटिक बोन इंजरी, एंड तीसरा सीवियर टीबीआई या ट्रोमैटिक बोन इंजरी। टीबीआई मतलब होता है ट्रोमैटिक बोन इंजरी। ठीक है, अब माइल्ड टीबीआई में बेटा जो जीसीएस आता है, ग्लासगो कोमा स्केल आता है, दैट इज बिटवीन 13 to 15। ये टनाटन है। हो सकता है कि एक दिन के लिए इसको आपको डे केयर में रखना पड़े, हो सकता है कि ओपीडी से ही ये ठीक ठाक हो जाए, इसको ओपीडी से ही घर भेज देते हैं। ठीक है, अब जो आप वाला पिछला केस था जिसमें 9 स्कोर आया था, इसका जीसीएस 9 to जब 12 आता है तो किस कैटेगरी में आता है, मॉडरेट टीबीआई में आता है। ठीक है, सीवियर, इन सीवियर ट्रोमैटिक बोन इंजरी में बेटा ये आता है 3 से 8। तो दिस इज सीवियर, इसको ज्यादा अपने को ट्रीट करना है, इसको ज्यादा अपने को ध्यान देना है, इस पर ज्यादा अपने को नर्सिंग केयर करनी है। गॉट द पॉइंट। चलो अब पर्पस देख ले। चलो, हालांकि पर्पस मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो, तो पर्पस भी देख लो। बेटा नंबर 1 होता है असेसमेंट, ये तुमको मैंने बता ही दिया था। ठीक है, असेसमेंट, तुम एसेस करते हो पेशेंट को कि उसका किस लेवल पे ब्रेन इंजरी हुई है, वो इंटरप्रिटेशन से आप क्या हो जाएगा, उसको आप मालूम कर लेंगे। दूसरा क्या है, कम्युनिकेट। जैसे ही आप ग्लासगो कोमा स्केल का उसको वो नंबरिंग करते हो, कम्युनिकेट, तो जो फिजिशियन है या कंसल्टेंट है उसके आने से पहले आप उसको बता देते हो कि सर कितना स्कोर है, 8 to 12 मान लो, या तुम्हारे हिसाब से मान लीजिए 11 आया है, तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि इसको हमको किस कैटेगरी में रखना है, मॉडरेट टीबीआई में रखना है। या तुमने कहा कि सर इसका 6 है, तो किस पे रखना है, सीवियर ट्रोमैटिक बोन इंजुरी पे रखना है। तो ये बेटा एक कम्युनिकेशन हो जाता है, एक क्लियर पिक्चर बन जाती है पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में, कि उसी के हिसाब से नर्सिंग केयर करनी, उसी के हिसाब से कंसल्टेंट क्या करेंगे, या न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन जो भी होंगे वो क्या करेंगे, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तीसरा क्या है, प्रोग्नोसिस। आपको प्रोग्नोसिस पता चल जाता है कि आपके यहाँ उस लेवल की अब ब्रेन इंजरी की केयर है कि नहीं है, कि उसको हायर सेंटर पर रेफरल करना, या फिर पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी प्रोग्नोसिस हम लोग घर वालों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, और चौथा होता है बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड टीबीआई है या मॉडरेट है, या मान लो कि जीसीएस जो अभी हमने आपको स्केल बताई थी, उस जीसीएस के हिसाब से आप ये क्लासीफाई कर लेते हो कि पेशेंट को कहाँ भेजना है, जनरल वार्ड में भेजना है कि ओपीडी में ही काम हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या आते हैं, तो ये अगर पेशेंट जनरल वार्ड ओपीडी में ही हो जाता है तो उसका जीसीएस कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन में आपको कुछ भी देगा, मगर ऑप्शन क्या है, 13 to 15। या पेशेंट को मान लीजिए कि आईसीयू में रखना है, ठीक है, पेशेंट को अगर आईसीयू में रखना है तो मान लीजिए उसका जीसीएस कितना होना चाहिए, 9 से 12 के बीच में। या पेशेंट को एकदम इंटेंसिव आईसीसीयू में रखना है तो उसका जीसीएस कितना होगा बेटा, क्या बोलते हैं, दैट इज बिटवीन 3 to 8। ठीक है, यानी कि ये एकदम आईसीसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में या न्यूरोलॉजी या न्यूरो आईसीयू में ये पेशेंट जाएगा, तो ये हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। ये सिंपल सा एक आपको मैंने बताया है जीसीएस बेटा, इट टेक्स ओनली 1 मिनट। आप स्किल्ड हो जाएंगे तो ये 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है, इसमें 15 मिनट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एंड दिस इज अ नर्सिंग प्रोसीजर, बिफोर द फिजिशियन कम्स टू द पेशेंट, आप इतना जीसीएस करके उनको बता दो।
ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और आपको लगता है कि नर्सिंग मास्टर चैनल आपकी हेल्प कर पा रहा है, आपको चीज़ों को बहुत आसानी से समझने में उसको बाइफरकेट कर पा रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा चैनल को आप लोग लाइक किया करिए, चैनल को आप लोग वीडियोज़ को आप लोग शेयर किया करिए एंड अबव ऑल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किया करिए। इसमें आपका एक भी चवन्नी नहीं जाता है, लेकिन हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ओके, थैंक यू।